हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एकेडमिक क्रॉनिकल्स। और आज की वीडियो में हम क्रिप्स मिशन कवर करने वाले हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और कई बार हम डेट्स और ईयर में या फिर मंथ में इतना उलझ के रह जाते हैं कि हम मेन प्रपोजल्स या उनकी थ्योरी पार्ट को कवर नहीं कर पाते। सो टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट ओनली। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो क्रिप्स मिशन हमारा कब आया था? ये मार्च 1942 में आया था और ये हेड किया गया था बाय स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब ये इंडिया में क्यों लाया गया था बेसिकली? तो उस समय पर ब्रिटेन इन्वॉल्व था वर्ल्ड वॉर 2 में, और उस टाइम इंडिया का सपोर्ट ब्रिटेन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। सो दिस मिशन वॉज पर्टिकुलरली सेंट टू सीक द इंडियन सपोर्ट फॉर द वॉर। ठीक है, एंड द अदर रीजन्स वाई इट वॉज सेंट आर कि British suffered severe defeat in several of the Southeast Asia colonies। ठीक है, जापान ने इन्वेट करने स्टार्ट कर दिया था उस पॉइंट ऑफ टाइम में ब्रिटेन की कॉलोनीज़ पे, और वो उन कॉलोनीज़ पे अटैक कर रहा था। वहाँ के लोग मेजरेबली सफ़र कर रहे थे। तो और ब्रिटेन कुछ खास कर नहीं पा रहा था उनको बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन की सुप्रीमेसी थी, जो ब्रिटेन का ऑरा था, उस पर बात आ रही थी कि शायद अब ब्रिटेन इतना स्ट्रांग नहीं है। दैट्स वाई। तो इसीलिए ब्रिटेन के लिए ज़रूरी हो गया था कि इंडियन का सपोर्ट लेके वो वर्ल्ड वॉर 2 जीते और अपनी सुप्रीमेसी दोबारा से मेंटेन करे। सेकंड, ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर भी था एलाइड पावर्स का, दैट इज़ यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, टू सीक इंडियन कोऑपरेशन। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज़ इंडियन नेशनलिस्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि हम सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, वी आर रेडी टू सपोर्ट इन द वर्ल्ड वॉर 2, बट ओनली इफ़ द सब्सटेंशियल पावर्स हमें इमीडिएटली दे दी जाए और कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें आफ्टर द वॉर दी जाए। अगर ये प्रॉमिस हमें ब्रिटेन देता है, देन वी आर रेडी टू सपोर्ट और कोऑपरेट इन द वर्ल्ड वॉर 2। सो दीज वर द रीजन्स कि क्रिप्स मिशन क्यों आया था इंडिया में। बट आपको बेसिकली इतना याद रखना है कि टू सीक इंडियन सपोर्ट फॉर द वॉर। ठीक है, अब इसके कुछ प्रपोजल्स हैं वो देख लेते हैं कि इस मिशन में क्या क्या प्रपोजल, किन किन चीज़ों की बात की गई थी। तो पहला है कि ब्रिटेन बोलता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। इफ़ यू आर रेडी टू सपोर्ट अस इन द वॉर, देन वी विल प्रोवाइड यू डोमिनियन स्टेटस। बट डोमिनियन स्टेटस की बात 1942 में अभी भी डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही है, जबकि अगस्त ऑफर में भी ये हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे एंड वी रिजेक्टेड कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। हमने तो लाहौर सेशन 1929 में ही पूर्ण स्वराज की बात कर दी थी कि हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। नाउ वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन डोमिनियन स्टेटस, राइट। बट इस समय भी ये 1942 में भी ये डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हैं और ये कहते हैं कि इंडिया विल बी फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद कॉमनवेल्थ एंड पार्टिसिपेट इन अदर इंटरनेशनल बॉडीज़। एक डोमिनियन स्टेटस सेटअप होगा और फिर इंडिया फ्री होगा कि उसे कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना, और उसे अदर इंटरनेशनल बॉडीज से कैसे रिलेशंस रखने हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है इस प्रपोजल का, बट ये हमें नहीं चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिर सेकंड पॉइंट आता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करने की बात करता है क्रिप्स मिशन, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी सेटअप होगी इंडिया में आफ्टर द वॉर, और जिसके मेंबर्स इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड होंगे। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन होता है कांग्रेस को बाद में कि नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए। ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, दैट इज़ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, उसके जो मेंबर्स होंगे, सो प्रोविंशियल असेंबलीज से इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, बट जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ से नॉमिनेटेड मेंबर्स आएंगे जो वहाँ का रूलर नॉमिनेट करेगा। तो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो डेफिनेटली हमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली द पपेट्स, जो पपेट्स होंगे ब्रिटिशर्स के, वो उन्हें ही नॉमिनेट करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी। तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी आगे चल के। सो दिस प्रपोजल वॉज ऑल्सो नॉट बेनिफिशियल फॉर इंडिया। देन थर्ड, जो ये इस प्रपोजल में थर्ड पॉइंट कहा जाता है, ये कहते हैं कि राइट टू सिसीड फ्रॉम द प्रोविंसेस, मतलब प्रोविंसेस के पास राइट होगा सिसीड करने का। ये कहते हैं कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तभी एक्सेप्ट होगा अंडर 2 कंडीशन। पहला कि
ऐसी कोई भी प्रोविंस जो यूनियन नहीं ज्वाइन करना चाहती उसके पास ये अधिकार होगा कि वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना ले और अपना सेपरेट यूनियन बना ले। मतलब सेपरेटिज्म की बात हो रही है कहीं ना कहीं। दिस एक्टेड एज ए ब्लूप्रिंट फॉर द पार्टीशन। देन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वुड एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ये एक ट्रीटी नेगोशिएट करेंगे अगर इन फ्यूचर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की कोई बात आती है या कोई इशू आता है, देन इट विल बी रिजॉल्व थ्रू ट्रीटी। तो यहाँ पर भी मतलब वो इंटरफेयर करेंगे। तो थर्ड प्रपोजल में थर्ड पॉइंट सेसेशन की बात कर रहा है, दैट इज़ कि वो तोड़ के अलग हो सकते हैं। कोई भी ऐसी प्रोविंस है जो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहती, नहीं यूनियन का पार्ट बनना चाहती, सो दैट प्रोविंस हैज़ द राइट टू गेट सेपरेट, बट दिस इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लमेटिक प्रोविज़न। ठीक है, ये भी प्रॉब्लमेटिक हो जाते थे। थर्ड प्रपोजल में फोर्थ पॉइंट जो प्रपोजल में बोलते हैं क्रिप्स मिशन में, वो कहते हैं कि इंटैक्ट पावर ऑफ द वॉइस रॉय, मतलब मीन टाइम के लिए जो वॉइस रॉय की पावर्स है वो इंटैक्ट रहेगी और जो डिफेंस है इंडिया का वो ब्रिटिशर्स के हैंड में रहेगा और गवर्नर जनरल की पावर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट आर द मेन प्रपोजल्स ऑफ द क्रिप्स मिशन। हैं कि वेदर मिशन वॉज सक्सेसफुल और फेलियर, तो द मिशन वॉज अ फेलियर। द मिशन फेल्ड टू सेटिस्फाई इंडियन नेशनलिस्ट डिमांड, और इसे एक प्रोपागेंडा डिवाइस बोल के छोड़ दिया गया था कि ये एक प्रोपागेंडा डिवाइस है बाय द यूएस एंड द चाइनीज़ वेरियस पार्टीज़। ठीक है, और बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उन्होंने इस प्रपोजल के ऊपर अपना ऑब्जेक्शन शो किया। दैट जैसे कि गांधी हैं, गांधी बोलते हैं कि क्रिप्स मिशन वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्यों? क्योंकि इसमें हमें बात का टाइम दिया जा रहा है कि अभी आप अपना सपोर्ट शो करो फॉर द वॉर, बाद में हम देखते हैं कि हमें आपको इंडिपेंडेंस देना है या नहीं देना है, अभी हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे सेटअप होगी, इस सब पे भी डिस्कशन कहीं ना कहीं बाद में ही होगा। तो इसलिए गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बोला है। ठीक है, देन कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू दिस प्रपोजल एंड कांग्रेस का ऑब्जेक्शन सेवरल ग्राउंड्स पे है। तो ये क्या क्या पॉइंट बोलते हैं कांग्रेस? ये बोलते हैं कि वी आर ऑब्जेक्टिंग टू दिस प्रपोजल बिकॉज इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही है जबकि हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की है, और इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट बाय नॉमिनेशन है जबकि इलेक्शन के थ्रू होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। फिर कांग्रेस कहते हैं कि ये जो सेसेशन का राइट है, दैट इज़ अलग होने का जो राइट है, दिस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल यूनिटी। तो ये ग्राउंड हो जाता है ऑब्जेक्शन का। और फिर इन्हें डिफेंस पे भी कंट्रोल चाहिए था कांग्रेस को, जो इन्हें नहीं मिलता है। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई दे ऑब्जेक्टेड। ठीक है, फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्रिप्स मिशन प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था ऑन 7 अप्रैल 1942, और नेहरू एंड मौलाना आज़ाद वो ऑफिशियल नेगोशिएटर्स थे कांग्रेस की तरफ से उसमें। तो गांधी ने ऑब्जेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट कर दिया। देन कम्स मुस्लिम लीग, इसने भी, हालांकि इसमें क्योंकि ब्लूप्रिंट था पार्टीशन का एक तरीके से ये प्रपोजल, तो ये कुछ हद तक तो सेटिस्फाइड थे, बट दे ऑल्सो डिसएग्रीड विद द प्रपोजल बिकॉज इसमें एक क्लियर स्टेटमेंट नहीं था अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम, अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट स्टेट। मतलब पाकिस्तान का क्लियर मेंशन नहीं था इसमें, दैट्स व्हाई दे डिसएग्रीड विद द प्रपोजल। फिर Hindu Mahasabha and liberals also objected and rejected the Cripps proposal because they also find it encroaching the security and unity of India. ठीक है, अदर ग्रुप्स हो गए, सिख्स हो गए, इंडियन क्रिश्चियन हो गए, डिप्रेस्ड क्लासेस हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, इनको अपने इंटरेस्ट के लिए ऐसा कुछ इस प्रपोजल में मिला नहीं, दैट्स व्हाई दे ऑल्सो रिजेक्टेड द प्रपोजल ओनली। सो दैट्स हाउ दिस प्रपोजल वॉज अ फेलियर। एंड उसके बाद स्टैफर्ड क्रिप्स जो होते हैं ही गोज बैक टू लंडन फ्रस्ट्रेटेड, एंड द फाइनल अटैक दैट वॉज so we also say that it was final attack on imperialism, that is imperialistic attitude of the Britishers. So we got to know that it was a failure. अब हम एक ये समझ लेते हैं कि 1940 में अगस्त ऑफर आता है, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिकली ये दोनों कैसे डिफर करते हैं? तो देखिए, अगस्त ऑफर में भी ये डोमिनियन स्टेटस ऑफर कर रहे थे, वी रिजेक्टेड कि नो वी डोंट नीड इट।
अब क्रिप्स मिशन में भी ये हमें डोमिनेंट स्टेटस ही देने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमने मना कर दिया। फिर यहाँ पर अगस्त ऑफर में था कि वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी दैट विल बी इनलार्ज्ड, उसे बड़ा किया जाएगा और इसमें मेजॉरिटी इंडियंस होंगे। ठीक है, ये अगस्त ऑफर में कहा गया था। बट क्रिप्स मिशन में कहा जा रहा है कि वॉइसरॉय की जो पावर होगी वो इंटैक्ट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये वॉइसरॉय से रिलेटेड डिफरेंस हो गया। देन अगस्त ऑफर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करने की बात की गई थी, बट कहा जाता है कि डिफेंस, सिविल सर्विसेज, माइनॉरिटी इशू एंड ऑल दीज थिंग्स विल नॉट बी गिवन टू द इंडियंस। ठीक है, अब यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करने की बात की जा रही है, बट यहाँ पर इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द अगस्त ऑफर एंड द क्रिप्स मिशन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस माइनॉरिटीज एग्रीड। यहाँ पर भी यही चीज़ कह रही, यहाँ पर भी यही चीज़ कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी एक्सेप्टेड अनलेस माइनॉरिटी इशू एक्सेप्टेड। मतलब जब तक माइनॉरिटी इशू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये प्रोविजंस एक्सेप्टेबल, तब तक हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप नहीं कर सकते बेसिकली, या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं कि ये ऐसे तो फिर कभी कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं पाएगा इंडिया का, क्योंकि माइनॉरिटी इशू इतना आसानी से सॉल्व होने वाला इशू है ही नहीं। और जबकि आप प्रोविंसेस को राइट टू सीट दे रहे हो कि वो कभी भी अलग हो सकते हैं, तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी हमारा बन ही नहीं पाएगा। सो क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्शन बाय दीज ग्रुप्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रिप्स मिशन एंड what was the difference between the August offer and the Cripps mission. So अभी हमने बेसिकली 2 years के बारे में देखा बिटवीन 1940 to 1942 क्या चेंजेस आए थे। तो देयर वाज नो ब्रॉडर चेंज, और क्रिप्स मिशन जो आया था फॉर सीइंग द इंडियन सपोर्ट इन द वॉर, वो भी फेल हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट टुडे। और ऐसे ही हम एक एक करके टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर करने की कोशिश करेंगे, और हम उसके पीछे की बैकग्राउंड थ्योरी को भी समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज तो फिर हमें एलिमिनेट करने में भी हेल्प हो जाती है और इंटरेस्टिंग हो जाता है हिस्ट्री को। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिससे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अगर हम उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो हमारे लिए और भी ईजी होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।